बिहार के हर जिले में हजारों एकड़ जमीन पानी की उचित निस्तारण व्यवस्था नहीं होने की वजह से बर्बाद हो गई है। उक्त बातें प्रशांत किशोर ने कही। जन सुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जब से मैं पदयात्रा सिवान से वैशाली तक के रास्ते में कर रहा हूं, उसमें शायद ही मुझे एक ऐसा जगह मिला है जहां चंवर में पानी लगने की समस्या मुझे न दिखी हो। 1000 एकड़ से भी अधिक जमीन पानी के निस्तारण के न होने की वजह से या तो एक फसल के लिए उपयोग में लाई जा रही है या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। आज किसानों के फसल का उचित मूल्य का न मिलना बिहार की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज देश में बिहार मात्र एक ऐसा राज्य है जहां न कोऑपरेटिव की व्यवस्था है, न प्राइवेट तरीके से खरीदा जा रहा है, न ही सरकार इसे अनाज को उचित मूल्य पर खरीद रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। चाहे वो नदियों के कटाव और पानी के जल जमाव की, आपके जिले में भी, वैशाली में भी मैं देख रहा हूँ। सिवान से मैं चला हूँ तो शायद ही कोई ऐसा प्रखंड पंचायत मिला है जहां पर ये चंवर की पानी के लगने की समस्या नहीं। हजारों एकड़ जमीन पानी के निस्तारण के न होने की वजह से या तो एक फसल के लिए उपयोग में लाई जा रही है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो पहली जमीन की समस्या, दूसरा उसमें पानी की समस्या। लेकिन इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो है उनके फसलों का उचित मूल्य ना मिलना। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न कोऑपरेटिव की व्यवस्था है, न प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी खरीद की व्यवस्था बनाया है, न सरकार की खरीद की व्यवस्था है। परिणाम ये हुआ है, जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो वहां सरकार खरीद की व्यवस्था कराई हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जगहों पे सहकारिता, कोऑपरेटिव बहुत मजबूत है। कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत है। बिहार में ये तीनों सुविधा न होने की वजह से किसानों को फसलों का उचित दाम मिल नहीं रहा है। पिछले 10 वर्ष में, एक आंकड़ा आपको और दे देता हूं, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको 2200 गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक बात है। लेकिन जब हम लोग गांव में चले हैं, 7 महीने समय बिताया है, तो इन दोनों समस्याओं के विकरालता का और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। जैसे जब हम लोग गांव में गए तो हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा गांव में है ही नहीं। ज्यादातर गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बची हुई हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है, करीब करीब उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी हैं। क्योंकि गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, उनको भी बाहर जाना है। क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं नहीं, तो परिवार की जो अवधारणा है पलायन की वजह से करीब करीब वो विलुप्त हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सब साथ में रहते हैं। चाहे आप गरीब हो, मजबूरी में आपका एक कोई जवान घर का आदमी बाहर नौकरी करने गया हुआ है या पढ़ाई करने गया है या फिर बीमार है तो उसकी दवाई के लिए गया हुआ है। तो परिवार की पूरी समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। और कहीं कहीं अगर तीनों भी है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया है। तो पढ़ाई को लेकर जो पूरी उदासीनता है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए
कि देखिए अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे, अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार जो स्वयं से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुखद और समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास नीतीश कुमार को इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। शराब और बालू माफिया पिछले 5 वर्ष में बिहार में सबसे समृद्ध, ताकतवर, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा समाज का शोषण करने वाले नया वर्ग ये जो नीतीश कुमार की देन है। शिक्षा व्यवस्था तो इन्होंने ध्वस्त कर दी, लेकिन 2 चीज इन्होंने बिहार को दिया, शराब और बालू माफिया। इसको बिल्कुल नए तरीके से, जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं, बिहार में शराब माफिया कहीं नहीं था, बालू माफिया आज से 10 साल पहले कहीं नहीं था, 14-15 में भी मैंने नहीं देखा था। अभी हर जगह व्यवस्थित तरीके पे सबसे ज्यादा धनाढ्य, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, सबसे ज्यादा जमीन खरीदने वाले, अपराध से जुड़े हुए, हर तरह का गैर कानूनी काम करने वाले लोग शराब और बालू माफिया के लोग हैं। और ये पूरा तंत्र नीचे से ऊपर तक जुड़ा हुआ है। पत्रकार बंधु भी जो यूट्यूबर्स हैं, सबसे ज्यादा उनको अगर कोई डरा धमका रहा है अधिकारियों के बाद, तो अधिकारियों के बाद सबसे ज्यादा डराने धमकाने वाले लोग ये शराब और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग। एक और जो समस्या मैं पिछले 3 महीने से, चुनाव से पहले आरजेडी ने घोषणा कर दी कि हम शिक्षकों का सब चीज मान लेंगे। बिहार में ये आरजेडी नहीं, 2015 में यही काम भाजपा ने किया था। जो विपक्ष में रहता है वो शिक्षकों को एक झूठा आश्वासन दे देता है कि हम शिक्षकों को नहीं, पूरे समाज को हम आएंगे, 10 लाख नौकरी दे देंगे, हम आएंगे, जितने संविदा कर्मी हैं उनको ठीक कर देंगे, हम आएंगे, शिक्षकों की व्यवस्था ठीक कर देंगे। जो कह रहा है, लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी, वो आप पूछिएगा नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अंधभक्त होकर वोट दीजिएगा तो आप ठगे ही जाइएगा। अगर आप अंधभक्त होकर प्रशांत किशोर से भी जुड़िएगा, बहुत लोग हमको कहता है कि आप तेजस्वी के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि अगर मैं भी आपको कह रहा हूं कि आकर यहां नौकरी दे दूंगा, तो जब तक मैं उसका कोई कार्यक्रम ना दूं कि नौकरी कैसे दूंगा, तो मैं भी आपको ठगूंगा। तो यहां लोगों को तो पूछना ही नहीं है। कोई आया कहा मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, भाई तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कैबिनेट में दे दूंगा। अब आप बंगाल, उत्तर प्रदेश कहां कहां घूम रहे हैं, घूमिए, कैबिनेट हो रही कि नहीं हो रही पहले ये बताइए। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही तो कम से कम मांगो माफी कि भाई हमने झूठा तुमको बोला था, आश्वासन दिया था वोट लेने के लिए। ये तो सब जानते हैं कि जीवन उनका बीत जाएगा, 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। जो आदमी खुद अगर लालू जी का लड़का न हो तो उसको नौकरी न मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा? अगर तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के न हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में? जरा हमको बता दीजिए आप।